Hello everyone, this is the first chapter of BA third year 6th semester and the chapter is महात्मा गांधी हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज बुक है, बुक का नाम है एंड ऑथर कौन है उसके, महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ के बारे में तो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आज सीधे मुद्दे पे आते हैं और हम बात करते हैं इनकी बुक हिंद स्वराज के बारे में। तो हिंद स्वराज इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन आफ्टर द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो सबसे पहली बात है जो हिंद स्वराज है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी, बिकॉज इसकी जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी वो गुजराती थी। तो जो हिंद स्वराज लिखी गई थी वो लिखी गई थी इन 1908 में और इसे पब्लिश किया गया था 1909 में। और इसके एक साल बाद ही 1910 में इसे बैन कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब सीधी बात है, अगर हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो पावर में है तो वो क्या करेगी, वो सीधी बात है उस कुछ ना कुछ एक्शन तो उसके ख़िलाफ़ लेगी ही। ओके, तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। ओरिजिनल टेक्स्ट वाज फर्स्ट पब्लिश इन न्यूज़पेपर। और ये जो बुक थी ये सबसे पहले एक न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इट इज़ इन डायलॉग्स फ्रॉम वेयर द कैरेक्टर्स एडिटर हाईली सजेस्टेड गांधी जी हिमसेल्फ क्वेश्चंस द रीडर। मीन्स ये जो बुक है, ये जो हिंद स्वराज बुक लिखी थी गांधी जी ने, इसमें क्या है, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक तो एडिटर है और एक रीडर है। अब एडिटर भी गांधी जी खुद ही हैं और रीडर भी गांधी जी खुद ही हैं। मतलब मीन्स वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही उनके आंसर भी दे रहे हैं। अब हिंद स्वराज में क्या चीज़ है जो गांधी जी ने बताने की कोशिश की है, क्या वो बताना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, आफ्टर ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल इन हाफ इन 1905। और ये चीज़ें, ये जो हिंद स्वराज की जो बातें हैं ये गांधी जी के दिमाग में तब आई जब बंगाल विभाजन चल रहा था 1905 में। इंडियन बिगिंस द कंसिडर themselves as a conscious country, the rose up the demand political reform। तो उस टाइम पे राजनीति में भी सुधार हुआ और एक राजनीतिक मुद्दे के अनुसार स्वराज की मांग की गई। इंडियन आर नाउ डिमांडिंग स्वराज। गांधी जी ऑल्सो क्लेरिफाइज to the readers that Swaraj does not mean just getting rid of the British। तो गांधी जी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई ये स्वराज है क्या। स्वराज का सीधा मतलब ये नहीं है कि हम ब्रिटिश को निकाल दें, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दें तो हमें स्वराज मिल गया। उनका मानना था कि ब्रिटिश बट टू लर्न एंड गेन प्रॉपर गवर्नेंस, कि ब्रिटिश को निकाल देना ही नहीं बल्कि हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारा खुद पे हमारा राज होना चाहिए। विदाउट विच इंडिया विल स्टिल बी इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिश मैन। मीन्स अंग्रेज़ों को निकालना है तो जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी है उनको भी निकालना है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, पूरी तरह से उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सारी या जो रूल है जो कर रहे हैं उनका तरीका गलत है, गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो अंग्रेज़ों को निकालना है लेकिन साथ में मतलब उनका इंग्लिश मैन को निकालना ही नहीं, जो उनकी इंग्लिश की तकनीकी हैं ये यार अंग्रेज़ पना ही निकाल देना है, ये समझ लीजिए। He also mentioned that the British Parliament is never changing. Its members are corrupt, making them comparatively less power to create the policies that structures that lives is Indian of Indian। तो उनका मानना ये है कि ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ चले जाए लेकिन उनकी जो छाप इंडियन में बची हुई है वो रह जाए। तो अगर अंग्रेज़ों को निकालना है तो फिर उसके उन्हें जड़ से ही निकालना है, मीन्स उनकी कोई भी पॉलिसी हमें अप्लाई नहीं करनी है। The editor also mentioned that the way is living that place bodily welfare and materialistic wants above the everything else in the main problem with England its modern civilizations। उनका गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इतनी करप्ट हो चुकी है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को सिर्फ पैसे कमाने के लिए गुलाम बनाया हुआ है, और जो कि एक हद तक सही भी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को गुलाम बनाया हुआ था। तो
और ये हुआ मतलब ये हम पर इंडियंस पर कैसे हावी हो गए, तो इसका सबसे एक बहुत ज़्यादा अगर सोर्स माना जाए तो वो रेलवे नेटवर्क है, क्योंकि रेलवे का विस्तार अगर इंडिया में किया गया है तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही किया गया है। तो जैसे ही ये रेल की पटरियाँ गाँवों तक आई तो गाँव के संसाधनों पर उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने माल को ले जाना लाना ये सारी चीज़ें कही। उन्हें तो लगा तो विलेजर्स जो कम्युनिटीज़ थी वो इनकी गुलाम बन के रह गई। और दूसरा जो बहुत ऐसा काम इन्होंने किया है जो कि मतलब इंडियन को तोड़ देने वाला था। तो द एडिटर ऑल्सो टॉक्स अबाउट द अनदर ट्रैप। ट्रैप मीन्स क्या होता है, जाल, एक दूसरा जाल इन लोगों ने बिछाया। द ब्रिटिश दैट इंडियन फॉल्स विक्टिम द ट्रेजेडी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि जो भारत को तोड़ो और राज करो ये जो नीति इन्होंने अपनाई, एक यही मात्र कारण रहा कि पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा पाए। गांधी जी सेज हिंदू एंड मुस्लिम्स आर मेंबर द सेम फैमिली। गांधी जी का मानना तो ये था कि जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं वो एक ही परिवार के हैं, वर्शिप द सेम गॉड की पूजा करते हैं, तो और नेशन भी इनका सेम है, तो फिर इन्हें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो ये नीति अपनाई हुई थी। द एडिटर फर्दर, अब एडिटर आगे कहता है, अब एडिटर है कौन, गांधी जी है। दैट द रियल मीनिंग ऑफ स्वराज, अब गांधी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वराज का असली मीनिंग है क्या। फ्रीडम एंड रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन मीन्स एक सही नागरिकता हमें अपनानी चाहिए। फॉर दिस दे नॉट ओनली नीड टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश बट ऑल्सो चेंज सोसाइटी, कि यहाँ पर ब्रिटिश को ही चेंज करना नहीं है बल्कि सोसाइटी को चेंज करना फ्रीडम है। ओके, देन रीडर क्वेश्चंस, अब रीडर मीन्स क्या है, गांधी जी खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं रीडर बनकर और फिर एडिटर बनकर खुद ही उनका जवाब दे रहे हैं। द रीडर क्वेश्चंस द रोल द एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्ले इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। अब रीडर क्वेश्चन करता है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का इस जो हमारी स्वतंत्रता है इसमें क्या योगदान है। द एडिटर कंटेंट्स दैट वेस्टर्न एजुकेशन इज मोस्टली यूजलेस as it only teaches the fact not the moral framework and values। तो गांधी जी का मानना ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये हम लोगों के लिए यूज़लेस है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म कर रही है, ये हमारी मॉरलिटीज़ को ख़त्म कर रही है, स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब भौतिकता की तरफ हमें ले जा रहे हैं। तो इसलिए हमें यूरोपियन जो मशीन्स हैं उनका भी त्याग कर देना चाहिए। और ये आपने देखा भी होगा जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जितनी भी अंग्रेज़ों की या बाहर की बनी हुई चीज़ें जो थी उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था, हटा दिया गया था, कपड़े तक जलाए गए थे। एट द लास्ट गांधी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अटेन स्वराज, कि अगर हम स्वराज हासिल करना चाहते हैं, ही ऑर्डर इंडियन टू वीव्स देयर ओन क्लोथ्स बाय हैंड, तो हमें वही कपड़े पहनने चाहिए जो इंडियंस ने खुद बनाए हैं। ऑब्टेन्स फ्रॉम द पर्चिंग ब्रिटिश गुड्स, और हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या बाहर के लोगों ने जो सामान बना के दिया है उसे हमें बहिष्कृत कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर टू फेस डिटेंशंस, बेनिशमेंट और इवन डेथ और डेथ, क्या इसके लिए चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े हमें वो झेलना चाहिए, हमें सफ़र करना चाहिए, सहना चाहिए, लेकिन हमें देशी वस्तुओं की, स्वदेशी वस्तु को ही यूज़ करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं को यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पहले बताई है कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स प्ले किए गए हैं, एडिटर एंड रीडर। और देखिए द एडिटर सिग्निफाइज गांधी जी, गांधी जी खुद ही एडिटर बने हुए हैं, एंड रीडर इज कैरेक्टर्स हु कन्वर्स विद द एडिटर, और वो जो एडिटर को जवाब दे रहा है या उससे क्वेश्चन कर रहा है वो रीडर है, और रीडर भी गांधी जी खुद ही हैं। अब आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 17, ये है पैसिव रेसिस्टेंस। और पैसिव रेसिस्टेंस का मीन्स होता है निष्क्रिय प्रतिरोध, या फिर आप ये भी मान लीजिए सविनय अवज्ञा। मतलब अगर किसी ने आपको कोई ऑर्डर किया है तो हम बड़े आदर और सत्कार के साथ उसको मना कर दें, बहिष्कृत कर दें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो रीडर करता है, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, थोड़ा इस तरह के चैप्टर्स थोड़े लेंथी हो जाते हैं और एक ही फ्लो में पढ़ाए जाते हैं तो थोड़ा होने लगता है।
बट क्या करें, चैप्टर ही ऐसा है तो ओके। रीडर्स कहता है, इज देयर एनी हिस्टोरिकल एविडेंस एज टू द सक्सेस ऑफ व्हाट यू हैव कॉल्ड सोल फोर्स ऑफ ट्रुथ फोर्स। तो यहाँ पे रीडर कहता है कि आप ये जो बोल रहे हैं, क्या इसने कि भाई जो आत्म बल है या जो सत्यता का बल है, इससे कभी किसी को सक्सेस मिली है? नो इंटेंस सीम्स टू हैव हैपेंड एनी नेशन हैविंग राइजन थ्रू सोल फोर्स। तो कहता है मैंने तो कभी ऐसा इतिहास में होता नहीं देखा कि कभी की कोई जंग, कोई लड़ाई आत्मबल के बेस पर जीती गई हो या सत्यता के बल पर जीती गई हो। आई स्टिल थिंक दैट द इविल डोर्स विल नॉट चीज डूइंग इविल विदाउट फिजिकल पनिशमेंट। वो कहता है कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो मैं नहीं मानता कि बिना उसे फिजिकल पनिशमेंट दिए उसे सुधारा जा सकता है या कहीं जीत हासिल की जा सकती है। तो आइए सुनते हैं गांधी, ये क्वेश्चन गांधी जी ने ही किया है, तो सुनते हैं गांधी जी ने जवाब क्या देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द पोएट तुलसीदास हैज सेड कि तुलसीदास जी ने कहा है, ऑफ रिलीजन पिटी और लव इज द रूट एंड एगोटिज्म ऑफ द बॉडी। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। मीन्स जो अगर आप किसी भी धर्म के हो, अगर आपके धर्म में दया नहीं है तो धर्म किसी काम का नहीं है। वी शुड नॉट अबेंडन पिटी सो लॉन्ग एज वी आर अलाइव। वो कहते हैं जब तक हमारे बॉडी में, जब तक हमारे शरीर में जान है, तब तक हमें अपनी दया नहीं भूलनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। दया, वैसे सही बात है, दया के बिना इंसान, मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं है तो फिर वो क्या ही मनुष्य है। इट सो हैपन इफ द इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो गांधी जी बोलते कि अगर आप हिस्ट्री की बात पूछना चाहते हो तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता, हिस्ट्री का मीन्स होता है इट सो हैपन। हिस्ट्री का मतलब है कि इतिहास से हमें ये पता चलता है कि भाई ये घटना घटी थी, ये घटना हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ पॉसिबल टू गिविंग कॉपियस एविडेंस, बट इफ इट मीन द डूइंग ऑफ किंग्स एंड एम्परर देयर कैन बी एविडेंस ऑफ सोल फोर्स और पैसिव रेसिस्टेंस इन सच हिस्ट्री। कि अगर हिस्ट्री का मतलब ये है कि राजाओं ने क्या किया, योद्धाओं ने क्या किया, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि ये जो आत्मबल है इसका हिस्ट्री में कहीं कोई नाम नहीं होगा। इट मीन्स गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर तलवारों के ही दम पर दुनिया या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होता तो इस दुनिया में अभी तक कोई भी जीवित नहीं होता, क्योंकि सभी एक दूसरे को मार ही डालते। तो ये पूरे पैराग्राफ है, इसमें यही चीज़ें गांधी जी ने मेंशन की है कि भाई तलवारों के दम पे ही दुनिया नहीं जीती जाती है, अहिंसा के बल पर भी जीती जाती है। तो नेक्स्ट वो क्वेश्चन करता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू से इट इज़ प्लेन द इंटेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस आर नोट बी फाउंड इन हिस्ट्री। अच्छा, आपका मीन्स ये है कि इस तरह की कोई सविनय अवज्ञा हिस्ट्री में नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड पैसिव रेसिस्टेंस मोर फुली। फिर तो आप मुझे बताइए कि सविनय अवज्ञा होती क्या है कि जो हिस्ट्री में भी नहीं है और आप बोल रहे हो कि उसके दम पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। इट विल बी बेटर, क्या ये उन लड़ाइयों से, उन युद्धों से बेहतर है? इफ़ यू एलर्ज अपॉन इट, तो आप इसे थोड़ा सा उल्लेख कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो गांधी जी बोलते हैं पैसिव रेसिस्टेंस इज मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स बाय पर्सनल सफरिंग। वो कहते हैं कि पैसिव रेसिस्टेंस क्या है, जो है वो अपने अधिकारों को बचाना है, लेकिन अपने आप ही सफ़र करके। मीन्स अगर आपके कोई अधिकारों को छीन रहा है तो आप ना कि उससे झगड़ा करके, ना कि आप उसके प्रति हिंसक होके, बल्कि आप अहिंसा से, शांति से उससे खुद दुख झेल कर आप उसके मन को बदल सकते हो, आप उसके हृदय को बदल सकते हो, और इसी तरह तो वो जीत मानी जाएगी। अगर आपने अहिंसा का सहारा लेकर किसी के हृदय को परिवर्तित कर दिया और वो आपकी बात मानने को राज़ी हो गया, तो यही तो जीत हुई अहिंसा की। इस पूरे पैराग्राफ में यही बातें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करता है, यू वुड देन डिसरिगार्ड्स लॉ। तो कहते हैं इसका मतलब, तो अगर आप किसी की बात को, किसी लॉ या किसी गवर्नमेंट की बात को मानने से मना कर रहे हो, तो इसका मतलब आप तो उस कानून का अनादर कर रहे हो, ये तो डिसलॉयल्टी हो गया। वी हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अ लॉ अबेडिंग नेशन। जबकि हमारा जो देश है
वो तो एक कानून को मानने वाला इस रूप से ज़्यादा फेमस है। यू सीम टू गोइंग इवन बियॉन्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट। अब आप तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब हम तो ठीक है, उसके खिलाफ बातें करके, झगड़ा करके, बातों को बढ़ा के या थोड़ा हिंसक होकर उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि कानून को ही तोड़, तो जो कानून बोल रहे हैं उस कानून को मानना ही नहीं है। दे से दैट वी मस्ट ओबे द लॉ दैट हैव बीन पास्ड, बट दैट इफ़ द लॉ इज़ बैड वी मस्ट ड्राइव आउट द लॉ गिवर्स इवन बाय फोर्स। तो कहते हो, और अगर आपका मानना ये है कि भाई कानून गलत है, तो फिर जिन जिन लोगों ने वो कानून बनाया है, हम उन कानून बनाने वालों को भी तो निकाल सकते हैं और फोर्स से निकाल सकते हैं। तो क्यों हम उनके हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े कि नहीं आप ऐसा कर दो। यार मार पीट करके दो थप्पड़ लगा के भी निकाल सकते हैं उस चीज़ को। तो गांधी जी बोलते हैं वेदर आई गो बियॉन्ड देम ओवर वेदर आई डोंट इज़ अ मैटर। कहता है कि अब मैं मतलब बहुत लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बात ये नहीं है। बात ये है कि वी सिंपली वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट, कि हम जो कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। हम जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं या हम जिस चीज़ के लिए दुख झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो सही है या गलत है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं कि अभी हमने आज जाके हम बोल दें अपने मम्मी पापा से कि हमें तो इतने पैसे चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, और वो ना दे, तो अब क्या उसके लिए खाना पीना छोड़ रहे हो। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई हम जो डिमांड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो कि हम इस तरह से अब इसे अपने हक में कर सकते हैं, हो सकता है सामने वाला भी वही चीज़ सोच रहा हो। तुम सोचते हो वो, ये वही है ना कि अगर तुम सोच रहे हो कि ये मुद्दा दो चांटे मार के सुलझाया जा सकता है, दो थप्पड़ मार के सुलझाया जा सकता है, तो सामने हाथ तो सामने वाला के भी, सामने वाला ही कौन सा शोले का ठाकुर है कि वो उसे वो थप्पड़ नहीं मार सकता या कि वो हिंसा नहीं कर सकता। बट गांधी जी का मानना है, गांधी जी यही बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। अगर आप जो कर रहे हो वो सही है, दूसरा आपके साथ अन्याय कर रहा है, अनलीगल कुछ चीज़ कर रहा है, तो देन आप खुद को सफ़र करते रहो, तो उस जो सामने वाला है वो चेंज हो जाएगा, उसे अपने गलती का एहसास हो जाएगा। ऐसा गांधी जी का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम व्हाट यू से आई डिड्यूस दैट पैसिव रेसिस्टेंस इज स्प्लेंडेड वेपन्स ऑफ द वीक, बट दैट व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग दे मे टेक अप द आर्म्स। तो कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि आप जो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये जो सविनय अवज्ञा है, ये उनका हथियार हो सकता है जो कमज़ोर हैं। जो मजबूत हैं वो इस तरह अहिंसा का सहारा क्यों लेंगे भाई। वही अभी जो पीछे बात हमने बताई है, जो बातें हमने की है, कि जब हम सामने वाले से छीन के ले सकते हैं तो हम हाथ जोड़ के क्यों ले। दिस इज द ग्रॉस इग्नोरेंस पैसिव रेसिस्टेंस दैट इज द सोल फोर्स इट मैचेस इट्स द सुपीरियर टू द फोर्स ऑफ आर्म्स। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो अहिंसा का रास्ता है वो कमज़ोर लोग करते हैं। मीन्स अगर खुद को सफ़र करना है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल आगे कर देना ये कमज़ोरों की निशानी है। नहीं भाई, इसके लिए बहुत जिगर चाहिए। खुद को तोप के आगे खड़ा कर देना, खुद को किसी की बंदूक के आगे खड़ा कर देना, ये कायरों का काम नहीं है। ये तो मतलब जो जिन्हें आप मानते हो ना कि बहुत स्ट्रांग है, ये तो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग लोग होंगे, वही इस काम को कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो अगर आप ये मानते हो कि ये कमज़ोरों, अहिंसा जो है कमज़ोरों का हथियार है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो जिन लोगों को आप बड़े 30 मार खा समझते हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, ये उनके बस की भी बात नहीं है कि जाके किसी की बंदूक के आगे खड़े हो जाना कि भाई ले मार के दिखा, ले मार के दिखा दे, कहेंगे तो मार ही देगा, मतलब थोड़ा पोलाइटली ढंग से, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जन्म परिवर्तन हो जाए। सॉरी। Okay. You have said the passive resistance is a specialty of India. Have cannons never been used in India?
तो कहता है कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भारत एक अहिंसा का देश है, भारत जो है सत्यता का पुजारी है, तो इसका मतलब जो भारत में कभी भी हिंसा का यूज़ नहीं हुआ। अब से पहले जो योद्धा, जो इतने वीर हुए, जो शहीद हो गए, वो सब गलत थे। तो कहता है कि नहीं, मैं कुछ राजाओं के लिए ये सब नहीं के बारे में नहीं कह सकता। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे अहिंसा ही थी, हिंसा हुई है, बहुत हुई है। और राजाओं, लेकिन ये एक बात है कि अगर आपने किसी के लिए तलवारें निकाली हैं तो बदले में वो भी आपके लिए तलवारें ही निकालेगा। और इससे क्या होगा, देखो इससे भला किसी का नहीं हुआ। युद्ध में कहा जाता है कि युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, ना किसी राजा की, ना किसी सैनिक की, किसी की नहीं होती। हर कोई कुछ ना कुछ हारा हुआ ही होता है। युद्धों से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और यही इस पूरे पैराग्राफ में गांधी जी ने समझाने की कोशिश की है कि भाई नहीं, अगर आप तलवार ही खींचोगे तो सामने वाला भी तलवार खींचेगा, और इससे क्या होगा, दोनों तरफ ही नुकसान होगा, चाहे वो किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो। ठीक है। देन यू विल से दैट इट इज़ नॉट ऑल नेसेसरी फॉर अस टू ट्रेन द बॉडी। तो मतलब जो रीडर है वो कहता है इसका मतलब तो ये है कि फिर हमें बॉडी की ज़रूरत ही क्या है, हमें बॉडी को ट्रेन ही नहीं करना चाहिए, है ना। और जब हमें पिटना ही है, सॉरी, जब हमें मतलब अहिंसा का सहारा लेना है, जब हमें कोई हाथापाई करनी ही नहीं है, झगड़ा करना ही नहीं है, हिंसा करनी ही नहीं है, तो हमें बॉडीली स्ट्रांग होने की ज़रूरत ही क्या है। तो इट विल सर्टेनली नॉट टू से एनी सच थिंग। वो कहता है कि नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम अ पैसिव रेसिस्टेंस अनलेस द बॉडी इज ट्रेन। यार, पैसिव रेसिस्टेंस के लिए भी बॉडी को स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब आपके खिलाफ, मतलब आप अहिंसा कर रहे हो, सामने वाला हिंसा कर रहा है, तो उसकी हिंसा को सहने के लिए भी तो आपकी बॉडी को स्ट्रांग होना चाहिए। एज अ रूल द माइंड residing in the body that has become weakened the pampering. It is also weak, and where there is no strength mind there can be strength of soul. कि यहाँ पे सिर्फ दिमाग की ही शक्ति नहीं, यहाँ पर आत्मा की भी शक्ति, मतलब उस चीज़ पर हम टिक के भी तो रह सकें। कितने लोग हैं जो मतलब हिंसा को फेस करके एक सेम चीज़ पर टिके हुए रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते भाई। सामने वाले ने थोड़ी हाथापाई की, थोड़ा हमारे लिए वॉयलेंट हुए, हम सारी चीज़ें, हम बिल्कुल टिके नहीं थे, हम अपना धैर्य छोड़ देते हैं और सामने वाला जो पूछ रहा है हम सारी चीज़ें बता देते हैं। ओके, फ्रॉम वट यू से देन आई वुड अपीयर दैट इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग टू बिकम अ पैसिव रेसिस्टर, and if that is so I should like you to explain how a man may become one. वो कहता अच्छा, ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पैसिव रेसिस्टर होना चाहिए। तो अब आप हमें ये बताइए कि हम कैसे बन सकते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम, आप बोल रहे हो कि बॉडी भी मजबूत होनी चाहिए और आप कमज़ोर भी नहीं होते हो, आपको फेस भी करना है, सफ़र भी आपको खुद ही करना है, तो ये सारी चीज़ें हम कर कैसे पाएंगे। तो एडिटर बोलता है, यानी गांधी जी, टू बिकम अ पैसिव रेसिस्टर इज़ ईजी। ये यार, पैसिव रेसिस्टर बनना बहुत आसान है, बट इट इज़ ऑल्सो इक्वली डिफ़िकल्ट, ये लेकिन ये उतना मुश्किल भी है। आई हैवन नोन अ लेड 14 ईयर्स बिकम अ पैसिव रेसिस्टर। मैं जानता हूँ कि एक 14 साल का लड़का भी मतलब सही बात है, इस तरह का क्या बोलें अब इस चीज़ को, कि किसी चीज़ का उल्लंघन करना, वो भी बड़े प्यार से, तो ये तो 14 साल का बच्चा भी कर सकता है। एक यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, एडल्ट एज में भी हो सकता है। मतलब किसी चीज़ को इनकार कर देना तो इनकार कर देना, फिर बदले में चाहे भाई तो कुछ भी कर ले, तो वो सारी, ये तो किसी भी एज में किया जा सकता है। I have known also sick people to likewise, and I have also known physically strong and otherwise happy people unable to take passive resistance. After a great deal experience, it seems to me that those who want to become passive resistance for the service of the country have to observe perfect chastity, adapt poverty. Means यही कहना चाहते हैं गांधी जी कि हर धर्म के लोग, हर जाति संप्रदाय, चाहे वो शरीर से कैसे ही हो, बस मानसिक रूप से स्ट्रांग होने चाहिए और कोई भी इस चीज़ को अपना सकता है।
तो मुझे लग रहा है इतना काफ़ी हो चुका है इसके बारे में। बाकी जो अभी आपका चैप्टर बचा है एंड इसमें आपका चैप्टर 18 एजुकेशन है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और मैं भी क्लास में ही डिस्कस करना चाहती हूँ। ये वीडियो मुझे दोबारा ना ही करनी पड़े तो अच्छा है, क्लास में अच्छा हो जाता है। थैंक यू। एंड अगर आपको लगता हो कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।